सोचो दुनिया का एक ऐसा समंदर जहां से हर साल ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रेड गुजरता है, जहां से एशिया का फ्यूल आता है, जहां से चाइना, जापान, साउथ कोरिया की फैक्ट्रीज चलती है, और वही जगह आज 21वीं सेंचुरी का सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट बन चुका है, साउथ चाइना सी। ये सिर्फ पानी का हिस्सा नहीं है, ये शिपिंग लाइन्स का कंट्रोल है, ये ऑयल और गैस रिजर्व्स का कंट्रोल है, ये मिलिट्री पोजीशनिंग का गेम है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये ग्लोबल पावर बैलेंस का टेस्ट है। एक तरफ चाइना है जो कहता है ये एरिया हिस्टोरिकली उसका है, दूसरी तरफ वियतनाम, फिलीपाइंस, मलेशिया, ब्रूने और ताइवान जो अपना क्लेम रखते हैं, और तीसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स जो ऑफिशियली क्लाइमेट नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा नेवल प्रेजेंस वही रखता है। सवाल सिंपल है, साउथ चाइना सी सिर्फ रीजनल डिस्प्यूट है या फ्यूचर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का इग्निशन पॉइंट? आज हम हेडलाइंस नहीं पूरा पावर गेम समझेंगे। साउथ चाइना सी का इंपॉर्टेंस नया नहीं है, हिस्टोरिकली ये एशिया का ट्रेड हाईवे था, लेकिन मॉडर्न डिस्प्यूट की रूट्स 20वीं सेंचुरी के बीच में मिलती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने अपने ऑक्यूपाइड आइलैंड्स छोड़ दिए, उसके बाद रीजनल कंट्रीज ने स्प्रेटली आइलैंड्स और पार्सल आइलैंड्स पर क्लेम्स शुरू कर दिए। इन आइलैंड्स का साइज बड़ा नहीं है, मोस्टली छोटे रीफ्स, रॉक्स और टाइनी आइलैंड्स है। तो फिर इतना टेंशन क्यों? क्योंकि ये फाइट जमीन के टुकड़े के लिए नहीं, उनके आसपास के पानी के लिए है। 1982 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी UNCLOS ने रूल सेट किया, हर कोस्टल कंट्री को 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलता है। इसका मतलब उस एरिया में फिशिंग, ऑयल, गैस और नेचुरल रिसोर्सेज पर उस कंट्री का राइट होता है। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब चाइना ने अपना हिस्टोरिकल क्लेम मैप के थ्रू दिखाया, जिसे कहते हैं 9 लाइन। इस लाइन के हिसाब से साउथ चाइना सी का लगभग 90% एरिया चाइना का है, लेकिन ये क्लेम इंटरनेशनल लॉ से मैच नहीं करता। वियतनाम, फिलीपाइंस और दूसरी कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के अंदर भी चाइना अपना क्लेम करता है। यहीं से फ्रिक्शन शुरू होती है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझनी होगी, साउथ चाइना सी सिर्फ आइलैंड का डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी और हिस्ट्री का भी इशू बन चुका है। हर कंट्री अपने टेक्स्ट बुक्स और ऑफिशियल मैप्स में अपना क्लेम दिखाती है, इसलिए ये डिस्प्यूट सिर्फ डिप्लोमेटिक टेबल पर नहीं, पब्लिक ओपिनियन के लेवल पर भी चल रहा है। 1974 में चाइना ने पार्सल आइलैंड्स के पास वियतनाम के साथ नेवल क्लैश किया। 1988 में स्प्रेटली आइलैंड्स के एरिया में फिर टेंशन हुआ। धीरे धीरे चाइना ने छोटे मिलिट्री आउटपोस्ट बनाना शुरू किए। 1990s तक डिस्प्यूट लिमिटेड लेवल पर था, लेकिन 2000 के बाद सब कुछ बदलने लगा। चाइना की इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही थी, उसकी नेवी मॉडर्न हो रही थी। बीजिंग ने डिसाइड किया, अगर चाइना को ग्लोबल पावर बनना है तो अपने सराउंडिंग वाटर्स सिक्योर करने होंगे। यहाँ से साउथ चाइना सी रीजनल इशू से स्ट्रेटेजिक इशू बन गया। इस पीरियड में वियतनाम और फिलीपाइंस ने भी अपनी नेवल कैपेसिटी बढ़ानी शुरू की। रीजनल आर्म्स मॉडर्नाइजेशन इंक्रीज हुआ। ये एक साइलेंट नेवल रेस बनने लगा। 2013 के बाद चाइना ने एग्रेसिव आइलैंड बिल्डिंग कैंपिंग स्टार्ट किया। रीफ्स को ड्रेजिंग करके आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए गए, उन पर रनवेज बनाए गए, रडार सिस्टम्स लगाए गए, मिसाइल प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय किए गए। ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था कि ये डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी सिंपल थी। चाइना परमानेंट प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर रहा था। आर्टिफिशियल आइलैंड्स का मतलब ये भी है कि चाइना अपनी एयरफोर्स और नेवी को फॉरवर्ड पोजीशन दे रहा है। इससे सर्विलेंस रेंज बढ़ जाती है, रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। 2016 में फिलीपींस ने इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में केस जीता। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने रूलिंग दी कि चाइना का 9 लाइन क्लेम लीगल बेसिस पर वैलिड नहीं है। चाइना ने रूलिंग को एक्सेप्ट नहीं किया। इस मूवमेंट के बाद डिस्प्यूट लीगल आर्ग्यूमेंट से ज्यादा पावर पॉलिटिक्स बन गया। यूनाइटेड स्टेट्स टेरिटोरियल क्लाइमेट नहीं है, लेकिन यूएस नेवी रेगुलरली फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस कंडक्ट करती है। मैसेज क्लियर है, इंटरनेशनल वाटर्स किसी एक कंट्री के कंट्रोल में नहीं आएगा। अमेरिका के लिए ये सिर्फ लीगल इशू नहीं है, ये उसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का कोर पार्ट है। अगर चाइना साउथ चाइना सी डोमिनेट करता है तो उसका इन्फ्लुएंस ताइवान स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट और वेस्टर्न पैसिफिक तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये यूएस के अलाइज के लिए कंसर्न है, इसीलिए अमेरिकन शिप्स और चाइनीज शिप्स के बीच क्लोज एनकाउंटर्स होते रहते हैं। कभी एक्सरसाइज एस्केलेट होती है, कभी वार्निंग सिग्नल्स एक्सचेंज होते हैं। ये साइलेंट कंपटीशन है, लेकिन रिस्क हाई है। यहाँ साइबर सर्विलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग भी होती रहती है। इसीलिए ये सिर्फ सी सरफेस का गेम नहीं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी
पार्ट है। साउथ चाइना सी से लगभग 1/3 ग्लोबल शिपिंग पास होता है। मिडिल ईस्ट से आने वाला ऑयल इसी रूट से ईस्ट एशिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन्स भी इसी से कनेक्टेड है। अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी हुई तो ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट हो सकती है। इस रीजन में ऑयल और गैस रिजर्व्स होने का एस्टिमेट भी है। मतलब ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं, इकोनॉमिक लाइफलाइन भी है। साथ ही ये रीजन फिशिंग इंडस्ट्री के लिए भी क्रिटिकल है। मिलियंस लोगों की लाइवलीहुड डायरेक्टली इस सी पर डिपेंड करती है। वियतनाम और फिलीपींस के लिए ये सॉवरेनिटी का इशू है। चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ का इशू है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ग्लोबल मैरीटाइम ऑर्डर का इशू है। 3 अलग नैरेटिव्स एक ही जगह टकरा रहे हैं। चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट आइलैंड चेन को ब्रेक करना। फर्स्ट आइलैंड चेन एक इमेजिनरी लाइन है जो जापान, ताइवान और फिलीपींस के थ्रू चाइना को सराउंड करती है। इस रीजन में यूएस और उसके अलाइज की नेवल प्रेजेंस स्ट्रांग है। अगर चाइना साउथ चाइना सी में फुल डोमिनेंस एस्टेब्लिश करता है तो उसकी नेवी पैसिफिक में ज्यादा कॉन्फिडेंटली ऑपरेट कर सकती है। ये लॉन्ग टर्म पावर प्रोजेक्शन का बेस है। चाइना अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू भी मैरीटाइम कनेक्टिविटी एक्सपांड कर रहा है। साउथ चाइना सी उस विजन का सेंट्रल कॉरिडोर है। लेकिन एक और लेयर भी है। चाइना के लिए ये सिर्फ सिक्योरिटी का इशू नहीं है, ये नेशनल प्राइड का भी इशू है। चाइनीज लीडरशिप अपने सिटीजन्स को ये नैरेटिव देती है कि ये हिस्टोरिकल टेरिटरी है। अगर बीजिंग पीछे हटता दिखे तो डोमेस्टिक लेवल पर वीक इमेज बन सकती है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज डिफिकल्ट हो जाता है। एशियन कंट्रीज इकोनॉमिकली चाइना पर डिपेंडेंट है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के सपोर्ट की जरूरत होती है। ये बैलेंस मेंटेन करना इजी नहीं है। कोई डायरेक्ट वॉर नहीं चाहता, लेकिन कोई अपना मैरीटाइम क्लेम भी नहीं छोड़ना चाहता। इसी बीच ग्रे जोन टैक्टिक्स यूज हो रही है। कोस्ट गार्ड शिप्स, फिशिंग मिलिशियाज और सर्विलेंस वेसल्स प्रेशर क्रिएट करते हैं बिना ओपन वॉर के। ये स्लो पुश स्ट्रेटेजी है, स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करना। इसलिए नेगोशिएशन टेबल्स पर टॉक्स चलते रहते हैं, लेकिन सी पर कंपटीशन कंटिन्यू रहता है। इंडिया डायरेक्ट क्लेमेंट नहीं है, लेकिन इंडिया का लार्ज पार्ट ट्रेड साउथ चाइना सी से पास होता है। एनर्जी इंपोर्ट्स भी इसी रूट से कनेक्टेड है। अगर चाइना यहाँ कंप्लीट डोमिनेंस स्टेब्लिश करता है तो इंडो पैसिफिक बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। इसलिए इंडिया फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का सपोर्टर है। इंडिया वियतनाम के साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है। इंडियन नेवी क्वाड फ्रेमवर्क के थ्रू यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्सरसाइज करती है। साथ ही इंडिया अंडमान एंड निकोबार कमांड को स्ट्रेंथन कर रहा है। मलक्का स्ट्रेट के पास इंडिया की लोकेशन एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। साउथ चाइना सी इनडायरेक्टली इंडिया के मैरीटाइम फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। इंडिया का एम सिंपल है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर मेंटेन रहे, सी लेन्स ओपन रहे, फुल स्केल वॉर की पॉसिबिलिटी लो है, सब कंट्रीज इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड है, लेकिन एक्सीडेंटल एस्केलेशन का रिस्क हाई है। एक नेवल कोलिजन, एक मिसकैलकुलेशन, एक एग्रेसिव सिग्नल और सिचुएशन रैपिडली एस्केलेट हो सकती है। इसीलिए इस रीजन को मैनेज्ड टेंशन जोन कहा जा सकता है। आज यूएस चाइना राइवलरी इंटेंसिफाई हो रही है। साउथ चाइना सी इसका टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। यहाँ जो पैटर्न सेट होगा वो फ्यूचर मैरीटाइम डिस्प्यूट्स के लिए एग्जाम्पल बनेगा। अगर चाइना अपना क्लेम प्रैक्टिकली एनफोर्स कर लेता है तो ग्लोबल मैरीटाइम रूल्स चेंज हो सकते हैं। अगर यूएस प्रेजेंस स्ट्रांग रहती है तो बैलेंस ऑफ पावर कंटिन्यू रहेगा। ये 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स का रियल टाइम बैटलफील्ड है, लेकिन मिसाइल्स से ज्यादा पोजीशनिंग का। साउथ चाइना सी एक सिंपल लेसन देता है, मॉडर्न कन्फ्लिक्ट सिर्फ बॉर्डर्स के लिए नहीं होते, वो सी रूट्स, ट्रेड लाइन्स और चोक पॉइंट्स के लिए होते हैं। इस डिस्प्यूट का क्विक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसका मैनेजमेंट ही ग्लोबल स्टेबिलिटी का की है। अगर डिप्लोमेसी स्ट्रांग रही तो टेंशंस कंट्रोल रहेगी। अगर पावर पॉलिटिक्स डोमिनेट करेगी तो रिस्क बढ़ेगा। इंडिया जैसे देशों के लिए मैसेज क्लियर है, स्ट्रांग नेवी, स्मार्ट पार्टनरशिप्स और इकोनॉमिक रेजिलियंस फ्यूचर सिक्योरिटी की बैकबोन है। साउथ चाइना सी हमें याद दिलाता है, जो समंदर पर कंट्रोल करता है वही फ्यूचर के रूल्स लिखने की पोजीशन में होता है।